स्टूडेंट्स 10th स्टैंडर्ड साइंस 6th चैप्टर लाइफ प्रोसेस। और आज के सेशन में हम अगला लाइफ प्रोसेस डिस्कस करेंगे विच इज़ रेस्पिरेशन। दिस इज़ द सेकेंड लाइफ प्रोसेस एंड आफ्टर दिस विल बी फिनिशिंग हाफ द चैप्टर। नाउ व्हाट इज़ रेस्पिरेशन? अगर इन शॉर्ट पहले बताना पड़े, वी आर गोइंग टू फर्स्ट डिस्कस दिस एक्टिविटीज़, बट रेस्पिरेशन किन दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन है ये ज़रूरी है जानना। बहुत पहले तो स्टूडेंट्स को लगता है रेस्पिरेशन यानी जस्ट टेकिंग इन ऑक्सीजन and giving out carbon dioxide. Taking in oxygen and giving out carbon dioxide is exchange of gases, right? And that exchange of gases is called as breathing. Correct? So that is one aspect. Only breathing, taking in oxygen and giving out carbon dioxide is breathing. But taking in oxygen and using that oxygen to break down complex molecules, to release energy from it is called as respiration. So दो aspects आते हैं, breathing and breakdown. This breakdown will happen in each and every cell of our body. And अगर एक organelle की बात करें जो ये main कर रहा होगा function, it will be mitochondria. So taking in oxygen, using that oxygen to break down complex molecules and thereby release energy and carbon dioxide is together called as respiration. तो ये एकदम सिंपल वर्ड्स में हो गया। अब एक एक करके हम डिटेल में इसको समझने की कोशिश करेंगे। सो इधर भी डेफिनेशन अगर आप देखो तो रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस बाय विच द फूड इज बर्न्ड इन द सेल्स ऑफ आवर बॉडी विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी, एंड कार्बन डाइऑक्साइड भी उसी का प्रोडक्ट होता है विच वी एक्सेल आउट is called respiration. It takes place in the mitochondria of the cell, and the energy released during respiration is used to make ATP molecules. आपको याद होगा mitochondria releases energy stored in ATP molecules to each and every organelles. Those organelles take those ATP molecules and break it down to gain the fixed amount of energy stored in it. तो वो डिटेल में हम बाद में देखेंगे। ये जो आगे का पार्ट है ये इस रेस्पिरेशन के सबसे लास्ट में दिया है, तो हम लास्ट में इसको देखेंगे। अब हम आगे बढ़ने के पहले ये दो एक्टिविटीज़ देख लेते हैं टू क्लियर आउट दैट ऑल ऑर्गेनिजम्स ड्यूरिंग रेस्पिरेशन गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। फर्स्ट वन, टेक सम फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर। अब आपको लाइम वाटर क्यों है यहाँ लिया याद आना चाहिए। वाई इज लाइम वाटर टेकन यहाँ? बिकॉज लाइम वाटर इज यूज टू एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन वेदर कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड और नॉट, राइट। blow air through this lime water, यहाँ पे देख सकते हैं। how long it takes for the lime water to turn milky? use a syringe or पिचकारी to pass air through some lime water taken in another tube. how long it will take for this lime water to turn milky? what does this tell us about the amount of carbon dioxide in the air that we breathe out? अब आप पहले कॉमन सेंस लगाओ। इस पिचकारी में नॉर्मल एयर प्रेजेंट थी और ये एक्सेल्ड आउट एयर है, राइट। और किस एयर में ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होगा? बट ऑब्वियस द एयर विच वी एक्सेल आउट। एंड पिचकारी में नॉर्मल एयर होगी और नॉर्मल एयर में तो बहुत कम अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है। तो किस केस, अभी है हाउ लॉन्ग का एग्जैक्ट टाइम वाला आंसर नहीं दे पाएंगे हम, बट किस केस में लाइम वाटर पहले जल्दी मिल्की टर्न होगा? इन द केस ऑफ एक्सेल्ड एयर the lime water will turn milky much faster than that of this regular air. इस एयर में लाइम वाटर को मिल्की टर्न होने में शायद बहुत टाइम लग जाए क्योंकि इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेजेंस है वो बहुत कम होता है। एंड व्हाई डज लाइम वाटर टर्न मिल्की? अगर एक मिनट में वो केमिस्ट्री का क्वेश्चन रिवाइज कर लें तो क्या है आंसर? विच कंपाउंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टर्निंग लाइम वाटर मिल्की? when carbon dioxide is passed through lime water, it turns milky because of the compound formed calcium carbonate, which is an insoluble substance, hence called as precipitate. Getting? And water will remain above the test tube. At the bottom of the test tube, this white color precipitate will be responsible for turning the lime water milky. और ये भी reaction if carbon dioxide is passed for a short time. But if it is passed for some more time, आपको मालूम है क्या होगा? If carbon dioxide is passed for some more time, it will now dissolve this insoluble precipitate
and the compound form will be calcium hydrogen carbonate, which won't be precipitate anymore, will become soluble, and lime water won't be milky anymore. तो ये सब आपको ये एक्सेस अगर रिएक्शन में पास करने गए तो ये रिएक्शन होती है, ये ऑलरेडी केमिस्ट्री में पढ़ाया था. सो ये एक्टिविटी यही बताने के लिए कि दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रेजेंट इन द एयर दैट वी ब्रीथ आउट एंड लाइम वाटर विल डिटेक्ट दैट. देन सेकेंड एक्टिविटी, टेक सम फ्रूट जूस और शुगर सोल्यूशन and add some yeast to this. Now why to add yeast to fruit juice or sugar solution only? Water में रखने से yeast won't respirate. They need glucose to break down. और break down कुछ ज़रूरी चीज़ का करेंगे तो ही एनर्जी रिलीज होगी. तो फ्रूट जूस, शुगर सोल्यूशन या कोई भी आटा ले लो, गेहूँ का आटा, उनमें बहुत सारा स्टार्च यानी ग्लूकोज रहता है. तो ईस्ट विल ब्रेक डाउन दीज glucose molecules present in fruit juice or sugar solution and again release carbon dioxide. तो वो डिटरमाइन करने के लिए भी देखो यहाँ क्या किया. टेक दिस मिक्सचर इन टेस्ट ट्यूब, फिट द कॉर्क विद अ बेंट ग्लास ट्यूब, और उस ग्लास से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर लाने के लिए दिया जाएगा. डिप द फ्री एंड ऑफ द ग्लास ट्यूब इनटू अ फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर. व्हाट चेंज इज ऑब्जर्व्ड? It is observed that yeast also releases carbon dioxide during respiration, because of which lime water will turn milky, and this process is called as fermentation. So what does this tell us about the products of fermentation? Because in this fermentation, as yeast will release carbon dioxide, this is the gas responsible for making cakes, bread, rise and make them soft and spongy. So it's because of that fermentation. So what does this tell us? That the gas released is responsible behind this fermentation to rise the cake or bread and make them soft. तो ये सब डिस्कस हो गया. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज फर्मेंटेशन. सो ईस्ट बोले या ऑल एनिमल्स दे रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन. हाँ, हम ह्यूमन्स या एनिमल्स में ऑक्सीजन गेन करने की ज़रूरत है जिसके बाद ही रेस्पिरेशन होगा. इन ईस्ट देर इज़ नो नीड ऑफ ऑक्सीजन टू टेक इन. They can respirate even in the absence of oxygen. All they need is glucose. They can break it down in the absence of oxygen and release energy. So, and carbon dioxide. So we'll now discuss how this glucose is broken down or how this respiration takes place in different organisms. अब ये है उसका आंसर, ये पैराग्राफ और ये. अब आंसर ब्रीफ लग रहा होगा बहुत स्टूडेंट्स को, डेफिनेटली. और आंसर के वक्त आपको ये फ्लो चार्ट भी ड्रॉ करना है. और अगर आपको ये फ्लो चार्ट समझ गया तो आई कैन गारंटी आप ये रीड कर लेना खुद ही. एक वर्ड नया नहीं दिखेगा इधर, सब चीज़ें कवर्ड हैं इस दो पैराग्राफ में. आई एक्सप्लेन यू दिस थ्रू दिस पार्ट. और ये है ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवेज. और याद करिए, व्हाट कैन वी नाउ कॉल एज ब्रेक डाउन? ब्रेक डाउन कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज रेस्पिरेशन. करेक्ट. और ये ब्रेक डाउन किसके बिना पॉसिबल नहीं है? ब्रीदिंग, यानी ब्रीदिंग मतलब ऑक्सीजन के बिना ये पॉसिबल नहीं है. सो इट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन. करेक्ट. क्वेश्चन देखते हैं इस पर कैसे पूछा गया है. इन टेक्स्ट में ही है. जस्ट मिनट. हियर इट इज द सेकंड क्वेश्चन. रीड करो, आपको समझ आ जाएगा. द क्वेश्चन आस्क्ड इज व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड. तो ध्यान रखो, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन जब होगा तो ऑक्सीडाइज होना ज़रूरी है. सो व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड टू प्रोवाइड एनर्जी इन वेरियस ऑर्गेनिजम्स. तो किस अलग अलग तरीके से ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा. ब्रेकडाउन होना मतलब ही ऑक्सीडाइज होना, क्योंकि ब्रेकडाउन ऑक्सीजन के बिना पॉसिबल ही नहीं है. सो व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन टू प्रोवाइड एनर्जी इन वेरियस ऑर्गेनिजम्स. सो दीज आर द 3 डिफरेंट वेज इन विच इट इज़ ब्रोकन डाउन. एंड अलग अलग ऑर्गेनिजम्स या किन में कैसे ब्रेकडाउन होगा ये अभी हम डिस्कस करेंगे. तो ये आंसर के लिए आपने अगर फ्लो चार्ट अच्छे से याद कर लिया तो आपको मैंने बोला है कि आप रीड करके भी देख लेना, आपको कुछ भी नया नहीं लगने वाला है. सो लेट्स स्टार्ट. ग्लूकोज क्या लिखा ब्रैकेट के नीचे? इट इज़ द 6 कार्बन मॉलिक्यूल. व्हाई इज दैट? क्योंकि ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट्स का फॉर्मूला क्या है? C6H12O6. तो आप देख सकते हैं इट्स अ 6 कार्बन मॉलिक्यूल. तो ऑर्गेनिज्म कोई भी हो, ईस्ट या हमारे मसल सेल्स या सेल्स के माइटोकॉन्ड्रिया,
इनमें ब्रेकडाउन होने से पहले ग्लूकोज का एक कॉमन ब्रेकडाउन पहले होता है, चाहे ईस्ट हो या हम ह्यूमन्स या एनिमल्स, सब में ग्लूकोज का पहले एक पार्शियल ब्रेकडाउन होगा इन द साइटोप्लाज्म ऑफ देयर सेल्स। और ये पार्शियल ब्रेकडाउन किसमें होगा? इट विल ब्रेक डाउन इनटू पायरूवेट। Now pyruvate is a 3 carbon molecule and some amount of energy is released. So this is a partial breakdown. So partial energy will be released और उसका further breakdown अलग अलग organisms में अलग अलग तरीके से होगा depending on the conditions. And here are the conditions written. तो पहला ये common, सभी में ये common breakdown होगा ग्लूकोज का into pyruvate which is a 3 carbon molecule. अब आपको pyruvate का फॉर्मूला लर्न बिल्कुल नहीं करना है, पर फिर भी आपके नॉलेज के लिए यहाँ मैं लिख देता हूँ। पायरोवेट का फॉर्मूला है C3H4O3। तो बिकॉज देयर आर 3 कार्बन एटम्स, इट्स अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल एंड सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड, और इसका और कंप्लीट ब्रेकडाउन होना ज़रूरी है। एंड नाउ डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस दे आर ब्रोकन डाउन इन 3 डिफरेंट वेज। हेंस दैट्स द क्वेश्चन, एक्सप्लेन हाउ ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। सो नाउ विल स्टार्ट विद ईस्ट। इन ईस्ट, in the absence of oxygen, glucose will release, yeast will release ethanol, carbon dioxide and energy. तो ग्लूकोज का जब एक कॉमन ब्रेकडाउन इसका पायरूवेट में हो जाता है, पायरूवेट के बाद ईस्ट आप जिसमें भी डालेंगे, जिस भी आटे में ईस्ट डालेंगे, उसमें ये रेस्पिरेट करते वक्त इस पायरूवेट का ब्रेकडाउन कर देंगे फाइनली इथेनॉल में। अब इथेनॉल आपको फॉर्मूला है पर वो 4th चैप्टर में आएगा। फॉर्मूला लिख देता हूँ, CH3CH2OH। इसको कंडेंस अगर कर दिया तो कार्बन के 2 एटम्स हैं, हाइड्रोजन के ये 3 और ये 2, और ये आखिरी में अलग से लिखना होता है, ये आपको 4th चैप्टर में मालूम पड़ेगा। सो इट्स अ 2 कार्बन मॉलिक्यूल, यानी ईस्ट हर बार रेस्पिरेशन के जरिए दे विल रिलीज इथेनॉल। तो आप देख सकते हैं दैट्स व्हाई दे आर यूज्ड इन अल्कोहल इंडस्ट्री एज वेल। ईस्ट से ही ये इथेनॉल प्रोड्यूस करता है, मतलब ईस्ट में नेचुरल एबिलिटी है इथेनॉल प्रोड्यूस करने की, तो ईस्ट का यूज़ करके ही इथेनॉल बनाया जाता है, दैट इज़ अल्कोहल। एंड जो भी आटा मान लो इडली का हो, इडली में भी यूज़ कर सकते हैं, और उससे जो आटा फूट जाता है हम बोलते हैं इट राइजेस अप, तो दिस इज रिस्पॉन्सिबल बिकॉज ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज्ड बाय ईस्ट ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, एंड दे रिलीज एनर्जी इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। And in the absence of oxygen, whenever this respiration happens, it is called as anaerobic respiration. यहाँ पे वर्ड दिया होगा, just a minute. Here it is. Pyruvate may be converted into ethanol and carbon dioxide. This process takes place in the yeast during fermentation, and since this process takes place in the absence of air, it is called anaerobic respiration. Getting anaerobic. Now what is aerobic respiration? The respiration will take place in the presence of oxygen, is called as aerobic respiration. तो मैंने आपको बोला जो फ्लो चार्ट में दिया है वही यहाँ पे है, आंसर यहाँ से शुरुआत होता है इन ऑल केसेस से, तो आप आंसर लिखते वक्त यहाँ से प्रेफर करना। Now breakdown of pyruvate using oxygen will take place in mitochondria. This process will break up the 3 carbon pyruvate molecule to give 3 molecules of carbon dioxide. तो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए आपको 3 molecules का नहीं लिखना है, बस समझ आना कि 3 molecules of carbon dioxide ये ऐसे होगा, and the other product is water. Since this process takes place in the presence of oxygen, it is called aerobic respiration. And ये याद रखना कि release of energy in aerobic process is greater than in anaerobic process. Clear है? So this is how the glucose is oxidized, that means broken down in these different ways. अब होता क्या है, आते हैं फिर से एड्रीनलिन पर, याद है ग्लैंड ऑफ इमरजेंसी। तो जब भी कोई इमरजेंसी सिचुएशन आएगी या स्पोर्ट्स में प्रेशर परफॉर्मेंस रहता है, तो तब हमारे बॉडी में बहुत सारा एड्रीनलिन हार्मोन रिलीज होता है। इस हार्मोन की वजह से हार्ट बीट बढ़ जाती है, क्योंकि हार्ट बीट बढ़ने से ब्लड ज़्यादा पंप होता है। सपोज कोई स्पोर्ट्स प्लेयर है तो हाथों का यूज़ या लेग्स रनिंग है, आर्म्स के इधर ब्लड सप्लाई ज़्यादा ज़रूरी है, तो बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन यूज़ हो रहा होता है। और अगर ब्रीदिंग कम रहे उस वक्त, so that is also possible that there could be lack of oxygen in our muscle cells. There could be lack of oxygen in our muscle cells. और उसी उतने lack of oxygen में ही ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होना ज़रूरी है, अदरवाइज एनर्जी नहीं मिल पाएगी मसल सेल्स को।
तो लैक ऑफ ऑक्सीजन में भी बहुत बार हमारे मसल सेल्स में ब्रेक डाउन पॉसिबल होता है, एंड एट दैट टाइम द प्रोडक्ट रिलीज इज लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी रिलीज होगी, थोड़ी कम होगी लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से, पर रिलीज होगी, एंड द अदर प्रोडक्ट रिलीज विल बी लैक्टिक एसिड, एंड दिस रिलीज ऑफ एसिड could cause cramps as well. This built up of lactic acid in our muscles suddenly during sudden activity causes cramps. तो इसके लिए इलाज क्या है? One natural way is to take hot water bath or cold water bath, जिससे blood circulation ज़्यादा fast हो जाता है, and this lactic acid is then further broken down to release complete energy. Or to just take some rest for some time with deep breathing could also break down this lactic acid further, as more oxygen will be available to that muscle cells. So this is how glucose is initially broken down into pyruvate in all organisms, and then depending upon these conditions, absence of oxygen, lack of oxygen or presence of oxygen, they are broken down in these different manners. ये एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. उसके अलावा एक डिस्टिंग्विश पूछा जाता है, डिस्टिंग्विश बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन. ओरली यहीं पे देख लेते हैं. So the respiration which takes place in the absence of oxygen, anaerobic. The respiration which takes place in the presence of oxygen, aerobic. It takes place in yeast. It takes place in mitochondria. Third point, the products formed are ethanol, carbon dioxide and energy. The products formed are carbon dioxide, water and energy. And fourth, less amount of energy is released in anaerobic respiration. More amount of energy is released in aerobic respiration. So इसी से ये 4 points तैयार हो गए, which also they can ask, और पूछा भी गया एक बार. So we have done with this. अब ये एनर्जी रिलीज का क्या होगा? इट इज़ इमीडिएटली यूज्ड टू सिंथेसाइज, एक नया मॉलिक्यूल बनने में यूज़ होता है जिसका नाम है एटीपी. और इस एटीपी मॉलिक्यूल्स के अंदर एनर्जी स्टोर करके हर एक ऑर्गेनिल को दी जाती है. अब ध्यान से सुनो, जब ये ऑर्गेनिल एक एक करके एटीपी मॉलिक्यूल्स गेन करेंगे और उसको ब्रेक करेंगे, उसमें से एनर्जी रिलीज होगी, राइट. सो एटीपी इज ब्रोकन डाउन, giving rise to fixed amount of energy which can drive the endothermic reaction taking place in the cell. हर एक ऑर्गेनिल एटीपी मॉलिक्यूल गेन करके उसमें से एनर्जी गेन कर रहा है, एंड द रिएक्शंस इन विच एनर्जी इज गेन्ड इज कॉल्ड व्हाट? एंडोथर्मिक. एंड द रिएक्शंस इन विच एनर्जी इज रिलीज्ड इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक. तो अगर एटीपी के साथ पूछे क्या हो रहा है, तो एक्सोथर्मिक हो रहा है, क्योंकि एटीपी मॉलिक्यूल्स एनर्जी रिलीज कर रहे हैं. बट व्हाट इज टेकिंग प्लेस इन द सेल इज ऑल ऑर्गेनिल्स आर gaining the ATP molecules and breaking it down to absorb the fixed amount of energy from it. So endothermic reactions take place in the cell during respiration. यहाँ एनर्जी रिलीज हो रही है, दैट इज एक्सोथर्मिक. फिर एटीपी मॉलिक्यूल्स के जरिए जब हर एक ऑर्गेनिल तक पहुँच रहा है तो एंडोथर्मिक. सो यू कैन से बोथ हैपन्स इन रेस्पिरेशन. बट गिव रीजन क्या याद रखना है? रेस्पिरेशन इज अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस. क्योंकि ये एटीपी भेजा जा रहा है वो अलग बात है. Respiration is breaking down of complex molecules to release energy. So that's why you have to remember it as exothermic only. Ready? So now ATP molecules किससे बनाए जाते हैं? आपको ये ज़्यादा डिटेल में कुछ नहीं है, ये यहाँ पर दिया हुआ है. ATP is the energy currency, क्योंकि इसी के थ्रू हर एक ऑर्गेनिल तक एनर्जी पहुँचेगी. And how it is made? The energy released during the process of respiration is used to make ATP molecules from ADP. So ADP का फुल फॉर्म यहाँ पर दिया हुआ है, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट. जस्ट अ मिनट, यहाँ पर देखो, द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज यूज्ड टू मेक ATP molecules from ADP molecule, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट. तो आखिर तैयार हुआ एनर्जी से ATP molecules, and then energy is stored in these cells in the form of ATP molecules, and when the cells need energy, ATP is broken down in the presence of water to again form ADP, and energy is released. So again ATP का breakdown हो जाता है in the presence of water, and ADP और energy release होगी जो हर एक ऑर्गेनिल अपने काम के लिए ले सकते हैं. So we have done with this part as well. वही टेबल, वही फंक्शंस. सेकेंड पार्ट इज होगा, और उसी को डिटेल में फिर आप हो सके तो आंसर्स के लिए ऐसे प्रेफर कर सकते हो, हर एक का पर्टिकुलरली लिखते जाना, दैट इज ऑल्सो फाइन. पर वो फ्लो चार्ट आसान रहेगा.
अब इसके बाद अगर देखें तो यहाँ पर रेस्पिरेशन इन प्लांट्स के 2 पैराग्राफ है मुश्किल से, एंड उसके अलावा ज़्यादा कुछ है नहीं, तो हम वो लास्ट में देखेंगे. नाउ वी शिफ्ट टू रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स. उसके लिए थोड़ा इंट्रोडक्शन पहले देख लेते हैं. एनिमल्स हैव इवॉल्व्ड डिफरेंट ऑर्गन्स for the uptake of oxygen from the environment and for getting rid of carbon dioxide. Like fishes make use of gills, we make use of lungs, and terrestrial animals can breathe the oxygen in the atmosphere, but the animals that live in water need to use the oxygen dissolved in water. Simple बात है, correct? और इस वजह से what is the difference is definitely the respiratory organ is different, the rate of breathing also is different. Why? That's a very important give reason. Why the rate of breathing in aquatic organism is faster? Since the amount of dissolved oxygen is fairly low compared to the amount of oxygen in the air, the rate of breathing in aquatic organism is much faster than that seen in the terrestrial organisms. Since the amount of dissolved oxygen is fairly low, याद रखना वाटर में ऑक्सीजन का अमाउंट कम होता है compared to what is present in air. That's why to absorb more oxygen, the rate of breathing in aquatic organism is much faster than that in terrestrial. How do fishes then take in water? Oxygen, they take in water through their mouth and force it past the gills where the dissolved oxygen is taken up by the blood. तो फिशेस का मैं आपको पूरा अलग से बताने वाला हूँ ट्रांसपोर्टेशन पढ़ाते वक्त कि कैसे उनमें ब्लड प्यूरिफाई होकर पूरी बॉडी में जाएगा एंड वापस डीऑक्सीजनेट होगा, ऑक्सीजनेट होगा. तो ये सब हम आगे डिस्कस करेंगे. अभी के लिए ध्यान रखिए, दे टेक इन वाटर थ्रू देयर माउथ, फिर वहाँ से वो गिल्स तक जाता है, और गिल्स इज दैट रेस्पिरेटरी ऑर्गन वेयर ऑक्सीजन विच इज डिजॉल्व्ड इन द वाटर इज टेकन अप बाय दैट ब्लड एंड इट्स पास टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. सो दिस इज वन मोर पार्ट विच वी हैव कंप्लीटेड नाउ. अब इस पैराग्राफ से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, और वो रेयर था पहले, पर अभी अभी एक दो बार यूज कुछ स्कूल एग्जाम्स में भी आया है. व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स? व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स? 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हमेशा हर एनिमल्स में देखी जाएंगी. तो व्हाट आर दोस कैरेक्टरिस्टिक्स मैं हाईलाइट करके अभी रीड कराता हूँ. नाउ वी मूव टू द आंसर. विच आर द 3 कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन? Terrestrial organisms use oxygen in the atmosphere for respiration, correct? Now, this oxygen is absorbed by different organs in different animals, but all these organs have a structure which will be common. और अब पहला characteristic आता है that increases the surface area which is in the contact with the oxygen rich atmosphere. तो इन organs में जो part आखिर oxygen absorb करेगा should have more surface area. Because more the surface area, more exchange of oxygen and carbon dioxide takes place, and much better breathing action can take place if those organs have more surface area. In humans, that organ inside the lungs is called as alveoli, and because you can see that they are balloon shaped structures, as they have more surface area, more amount of oxygen can be taken during breathing. तो ये पॉइंट हम आगे डिस्कस करेंगे that how alveoli in humans have more surface area and what is the advantage of that. Okay, so first one is the respiratory organs should have more surface area for more oxygen to be absorbed. Second, since the exchange of oxygen and carbon dioxide has to take place through that organ, the surface should be very fine and delicate. अगर surface thick रहा तो ये exchange easily possible नहीं होगा. The second key word to remember is the surface of those organs should be fine and delicate. And in order to protect this surface, as it is very fine and delicate, it is usually placed within the body, and there have to be passages that will take the air to this area. So in humans it's windpipe, then bronchioles, bronchi, फिर bronchioles, वो सब हम डिटेल में आगे देखेंगे, which will take the inhaled air finally to that area where oxygen will get exchanged or will be absorbed. तो फिर से एक बार देख लेते हैं. What are the 3 characteristics of the respiratory organs in case of terrestrial animals? First is those organs should have more surface area which is in contact with the oxygen rich atmosphere so that more oxygen can be absorbed. Since exchange has to take place, the surface should be fine and delicate,
and in order to protect this surface it is usually placed within the body. In humans तो rings of cartilage भी होता है. In terrestrial animals it is protected by an additional covering, that is rings of cartilage. So there have to be passages that will take air to this area. So these are the three characteristics. 3 marks का एक बहुत important question है, notes में cover किया हुआ है, पढ़ लेना. And now we move to the main part of the chapter, main part of today's session, that is respiration in humans. Diagram. पहले ये पढ़ लेते हैं. The air will enter through nostrils. The hair and mucus, nostril के inner lining में hairs and mucus रहता है. Why is that? It will trap the dust particles and it will then pass through pharynx. ये throat का region का part है and it's a part of alimentary canal. Larynx is a part of windpipe जिसको हम trachea कहते हैं. So do remember, pharynx is a part of alimentary canal, throat के region के इधर होता है, and larynx is a part of windpipe. यहाँ पर दिया है डिटेल, पर आपको larynx कुछ pharynx का कुछ डिटेल में नहीं है, ध्यान रखना. Yes. So larynx is, you can see here, rings of cartilage के ऊपर आ रहा है, और pharynx इधर है जो कि alimentary canal का part है, near the throat region. So it then passes through pharynx, larynx, that is voice box, trachea, that is windpipe, bronchi, and enters the lungs. So finally lungs के जो 2 branches तैयार होते हैं, each one is called as bronchus. देख सकते हो, BRONCHUS, प्लूरल वर्ड इज ब्रोंका. और उसके बाद आप देख सकते हैं बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं यहाँ पर ओपन हो रहे हैं जिनको ब्रोंक्यूल्स कहा जाता है. सो दीज ईच एंड एवरी ब्रोंक्यूल एंड विथ these balloon like structures. The bronchi divide into smaller tubes called bronchioles which end in tiny air sac like structure called alveoli. ये आपको 9th में था, squamous epithelium, simple squamous epithelium. The alveoli is supplied with blood vessels through which exchange of gases take place. The alveoli are supplied with blood vessels. देख सकते हो ये alveoli के अंदर से ये blood vessels आ रहे हैं and they're covering it completely. And here is the place where the inhaled air will finally enter under and will end at alveoli. And alveoli के यहाँ पर they are richly supplied with blood vessels. So here oxygen will be taken in by RBCs, hemoglobin in it, and वेन्स भी यहाँ पे आ रहे होते हैं, रेड कलर के आप देख सकते हैं. यहाँ पे आर्टरीज है और ब्लू कलर के वेन्स, और वेन्स कैरी deoxygenated blood, bring it here, absorb the oxygen from it, the blood gets oxygenated and is passed to all parts of the body. So this is how lungs purify the blood. Incoming blood towards the lungs is initially deoxygenated, पूरी बॉडी से यूज होके आ गया. यहाँ पर alveoli is the place where oxygen will be taken in and the carbon dioxide will be given out, and finally a fresh blood will pass through arteries. The alveoli is supplied with blood vessels through which exchange of gases take place, and the alveoli helps to increase the surface area for the exchange of gases. याद करो first point, what are the characteristic of the organ? They should have more surface area. So here it is, हमारे lungs के अंदर जिस place पे actually exchange हो रहा होता है has got a more surface area. ये इतने ज़्यादा balloon like structures इतना क्लोजली ट्रैप्ड रहते हैं कि अगर इन सारे बलून लाइक स्ट्रक्चर्स को कट करके फ्लैट ज़मीन पे रखते गए, द एरिया दे विल कवर इज शॉकिंग फिगर. दे विल कवर एन एरिया इक्वल टू 80 मीटर स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू एन एरिया ऑफ अ टेनिस कोर्ट. विश्वास नहीं होगा, पर ये इतनी एरिया कवर करने वाले कॉम्प्रेस्ड मैनर में एल्वुलाई अंदर मर्ज्ड है लंग्स के अंदर. यहाँ देख सकते हैं, if we were spread it out, it would cover an area about 80 meters square. So you can think how much surface area is and how efficiently exchange of gases becomes because of large surface available for the exchange to take place. तो अभी मैंने जो उस स्लाइड से पढ़ा वही आंसर अब हम टेक्स्ट बुक का देख लेंगे फिर से एक बार. एंड द क्वेश्चन इज, हाउ आर लंग्स डिजाइंड इन ह्यूमन बींग्स टू मैक्सिमाइज द एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस. तो ये पूरा आंसर आपको यहाँ पर एल्वियोलाई का लिखना होगा, ध्यान रखिए.
और ऐसे ही कुछ क्वेश्चन हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था, याद आ रहा है? यहाँ है हाउ आर लंग्स डिजाइंड, और डाइजेशन के वक्त क्या था, हाउ इज स्मॉल इंटेस्टाइन डिजाइंड, और इसमें भी विलाई वाई दे वेर हैविंग फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, बिकॉज मोर द सरफेस एरिया मोर विल बी द एब्जॉर्प्शन, एंड इधर भी वही है, हाउ आर लंग्स डिजाइंड इन ह्यूमन बींग्स टू मैक्सिमाइज द एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ये डिस्कस करेंगे. हियर इज द आंसर अगेन, इसकी लाइक और इमेज मैंने डाउनलोड करके रखा है. हियर इट इज नोज, फेरिंग्स, इसके पीछे से जो रनअप हो रहा है वो फूड पाइप है. दिस इज ट्रैकिया प्रोटेक्टेड विद रिंग्स ऑफ कार्टिलेज. एक मिनट, इस पे 1 मार्क का क्वेश्चन पूछते हैं. फ्रॉम हियर द एयर विल पास थ्रू द थ्रोट एंड इनटू द लंग्स. 1 मार्क क्वेश्चन, व्हाई द पैसेज इज प्रोटेक्टेड विद रिंग्स ऑफ कार्टिलेज? टू एंश्योर दैट द विंड पाइप डज नॉट कोलैप्स. अगर ज़्यादा एयर अंदर ले ली तो टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम कोलैप्सिंग. बोन का कवरिंग रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, टाइप ऑफ बोन याद आना चाहिए, कनेक्टिव टिश्यू में हमने पढ़ा था, सॉफ्ट सरफेस होता है इनका. सो दिस विल इंश्योर दैट द एयर पैसेज डज नॉट कोलैप्स. 1 मार्क रीजन. अब हम देखेंगे हाउ आर लंग्स डिजाइंड टू एब्जॉर्ब और फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस. तो आप देख सकते हैं इनकमिंग wind pipe trachea divides into 2 parts, each is called bronchus, plural word is bronchi. They further divide into simple distributaries called as bronchioles, और एक bronchiole को उन्होंने यहाँ पे zoom किया है, these are bronchioles, and finally they end with what? They end with many sac like structures, balloon like structures, deeply folded, because maximum surface area यहाँ होनी चाहिए. They are supplied with blood vessels. So within the lungs, the passage divides into smaller and smaller tubes, which finally terminate in balloon-like structures, which are called alveoli. ये पूरा लिखना है आपको. They provide the surface where exchange of gas can take place, because the walls of alveoli, contain an extensive network of blood vessels. That's it. The walls of alveoli contain an extensive network of blood vessels. आप चाहो तो वो स्लाइड का आंसर प्रेफर कीजिए, ये थोड़ा इनकम्प्लीट लग रहा है, आगे है यहाँ पे. Because of this, air is sucked into the lungs and it fills the expanded alveoli, and the blood brings carbon dioxide from the rest of the body for the release into the alveoli, and oxygen in the alveolar air is taken up by the blood in the alveolar blood vessels to be transported to all cells in the body. मैं एक एनिमेटेड HD वीडियो भेज रहा हूँ जो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर देता है कैसे ऑक्सीजन धीरे धीरे RBCs एब्जॉर्ब कर देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं इन एल्वियोलाई. बहुत अच्छे से बनाया हुआ है, मैं एक शेयर करके आपका वो भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा. सो दिस इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन हाउ आर लंग्स डिजाइंड इन ह्यूमन बींग्स टू मैक्सिमाइज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस. एक ये क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट इज द एडवांटेज ओवर एन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म डज टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म हैव? That terrestrial organism can absorb more amount of oxygen in air compared to what aquatic organisms can absorb dissolved oxygen from water. Hence, their rate of breathing is also less. ये हो गया. How is oxygen and carbon dioxide transported in human beings? ये बेसिक ब्रीदिंग का मैकेनिज्म का आंसर है जो मैं नोट्स में भेज दूंगा, और ये रेस्पिरेशन पार्ट यहाँ पर ख़त्म हो जाता है. पर कुछ एडिशनल चीज़ें भी पूछी जाती है जो ब्रीदिंग के लिए है. ब्रीदिंग मैकेनिज्म इसी साल बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया था, आई गेस वो एक्सरसाइज में है. जस्ट अ मिनट. हाउ आर एल्वियोलाई इज डिजाइंड टू मैक्सिमाइज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ये उसी का आंसर हुआ. लाइक हाउ आर लंग्स डिजाइंड, सेम आंसर. व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक? नेम सम ऑर्गेनिजम्स दैट यूज एनारोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन. ये हो गया. देन इस पे नहीं है. पर मैंने नोट्स में ब्रीदिंग मैकेनिज्म का आंसर कवर किया हुआ है ऑलरेडी, और वो एग्जाम में आया हुआ था.
अब हम ये आंसर डिस्कस करने वाले, व्हाट वुड बी द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ deficiency of hemoglobin in our bodies. So we'll discuss that also. It's in this paragraph. So second paragraph ये पढ़ लेते हैं. When the body size of animal is large, diffusion alone cannot take care of the oxygen delivery to all parts of the body. Now what here diffusion means? हमारे बॉडी के जो भी पार्ट्स डायरेक्टली एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में हैं, they can directly gain oxygen from the surrounding atmosphere and our skin does that. हमारे स्किन से ऑक्सीजन एक्सचेंज पॉसिबल हो रहा होता है, दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन. पर उससे खाली ऊपरी लेयर के सेल्स का काम पूरा होगा. who will take care of all the parts of the body. So instead, respiratory pigments take up oxygen from the air in the lungs. Respiratory pigments will take up oxygen from the air in the lungs and carry it to the tissues which are deficient in oxygen. And in human beings, the respiratory pigment is hemoglobin, which has a very high affinity for oxygen. And this pigment is present in red blood cells. तो guess करो कि अगर ये respiratory pigment hemoglobin कम रहे RBCs में तो क्या होगा? Oxygen carrying capacity will be less. You will feel breathlessness, tiredness, fatigue होगा, and finally it leads to anemia. Occurs when you have a decreased level of hemoglobin. ध्यान रखना. So these are all side effects of deficiency of hemoglobin. ये एक एडिशनल पॉइंट उन्होंने बस दिया है कि कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर सोल्यूबल इन वाटर देन ऑक्सीजन इज एंड हेंस इज मोस्टली ट्रांसपोर्टेड इन द डिजॉल्व फॉर्म इन ब्लड. तो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा अच्छे से डिजॉल्व हो सकता है, तो वो भी हमारे बॉडी में ब्लड में रहता ही है अलॉन्ग विद ऑक्सीजन. सो दिस इज़ वन पार्ट. एंड जस्ट आज के यंग जनरेशन के लिए डू यू नो का ये पार्ट इसी साल ऐड किया. स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ. व्हाई इट्स दैट? लंग कैंसर इज वन कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन द वर्ल्ड. The upper part of respiratory tract is provided with small hair-like structures called cilia. Correct? These cilia help to remove germs, dust, and other harmful particles from the inhaled air. Smoking destroys this hair, due to which germs, dust, smoke, and other harmful chemicals enter the lungs easily and can cause infection, cough, and even lung cancer. So बहुत simple और clear information दी है why is smoking injurious to health, which is covered here. So that part is also done. अब diaphragm, the lower part which separates the upper respiratory part with the digestive part, liver, stomach, intestine यहीं पे होता है. तो diaphragm एक thin membrane है जो जिसकी मूवमेंट से हम ब्रीद इन और ब्रीद आउट कर पाते हैं. तो उससे रिलेटेड वीडियो ही आपको कन्विंस करेगा पॉइंट. यहाँ पर जस्ट एक बताया मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में आंसर में लिखना होता है. व्हेन वी ब्रीद इन, आप खुद 1 मिनट ये सुन के फिर वीडियो पॉज करके ब्रीदिंग करने की कोशिश करना. तो जब आप ब्रीदिंग करते हो पेट थोड़ा सा बाहर आ जाता है क्योंकि डायफ्राम नीचे पुश होता है. व्हेन वी ब्रीद इन एयर, द मसल्स ऑफ द डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट्स एंड मूव्स डाउनवर्ड एंड द चेस्ट कैविटी एक्सपांड्स. चेस्ट कैविटी भी एक्सपांड होती है और डायफ्राम नीचे की तरफ पुश होता है जिससे थोड़ा सा बेली बाहर आएगा एंड एयर एंटर्स इनटू द लंग्स. व्हेन वी ब्रीद आउट, the muscles of the diaphragm relaxes, moves upward, and the chest cavity contracts, and the air goes out of the lungs. तो ये मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में आंसर में लिखना होगा ज़रूरी है. मैं डायफ्राम का भी एक वीडियो भेज रहा हूँ, आप देख के रखिए ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए. ये देख सकते हैं एल्वियोलाई का एक HD इमेज, हाउ रिचली दे आर सप्लाइड विद द ब्लड वेसल्स एंड द इनकमिंग एयर इज ब्रॉट हियर एंड हियर. The blue veins will carry the deoxygenated blood. They will gain carbon oxygen from here and will transfer to arteries, from which it will pass to again heart, from where it will pumped up to all parts of the body. So this way we have finished with respiration, a very easy part and a short part in animals. Just a minute. In plants within 2 minutes finish कर देते हैं. Since aerobic respiration depends on oxygen, aerobic organisms need to ensure that there is sufficient intake of oxygen, correct? We have seen that plants exchange gases through stomata and the large intercellular space ensures that cells are in contact with air. What are the different ways through which plants absorb oxygen? There are many ways, not only through stomata. There are few more ways from which they can absorb.
Plants will absorb majority gases. Exchange will take place through stomata, which are the pores present in the leaves. But pores are also present in stems. So those are called as lenticles. So gaseous exchange can also occur through stems, through lenticles, and through general surface of the roots. Roots can absorb directly through soil. तो सबसे कम अमाउंट में होगा. सबसे ज़्यादा gaseous exchange stomata करेंगे, then stems through the pores called lenticles, and through roots as well. So carbon dioxide and oxygen are exchanged by diffusion here. They can go into the cells or away from them and out into the air. The direction of diffusion depends upon the environmental condition. कौन सी गैस ली जाएगी, डायरेक्शन ली जाएगी या रिलीज की जाएगी, will depend upon the environmental condition. अब ये क्या पॉइंट है, ध्यान से सुनिए. रात में बोलते हैं पेड़ के नीचे नहीं बैठना चाहिए, भूत आता है. भूत नहीं आता, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है. कैसे पॉइंट है, अब ये ध्यान से सुनो. हम रेस्पिरेशन के वक्त क्या लेते हैं, वी टेक इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड. सेम इज विद प्लांट्स. प्लांट्स ऑल्सो ड्यूरिंग रेस्पिरेशन टेक इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड एवरी सिंगल डे, डे एंड नाइट. दिन में रात में ऑक्सीजन लेते हैं, याद रखो, पर कम अमाउंट में लेते हैं क्योंकि उनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट कम होती है. सो दे टेक इन ऑक्सीजन इन लेस अमाउंट, यूज इट इन द रेस्पिरेशन एंड दे रिलीज. मतलब उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड इज अ प्रोडक्ट फॉर्म्ड, बट ड्यूरिंग द डे वो जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्ट फॉर्म में आता है, दे डोंट रिलीज इट आउट. दे डोंट रिलीज इट आउट, दे टेक इट बैक इन यूज फॉर फोटोसिंथेसिस. मतलब एज अ प्रोडक्ट तैयार होता है, पर वो रिलीज होने के बजाय वो प्रोडक्ट का यूज भी फोटोसिंथेसिस के लिए कर लेते हैं. बट एट नाइट व्हेन देयर इज नो फोटोसिंथेसिस ऑकरिंग, तो रात में भी रेस्पिरेशन होगा, वो थोड़ा थोड़ा ऑक्सीजन लेंगे और थोड़ा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेंगे, थोड़े अमाउंट में. पर रात में कोई फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्ट बना है हैज़ टू बी रिलीज्ड आउट. सो कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेशन इज अ मेजर एक्टिविटी गोइंग ऑन. बट ड्यूरिंग द डे CO2 generated during respiration is used up for photosynthesis. Hence, there is no CO2 release. Instead, oxygen release is the major event at this time. अब ऑक्सीजन रिलीज कैसे, रेस्पिरेशन में तो बोला मैंने ऑक्सीजन गेन कर रहे हैं, ठीक है, थोड़े अमाउंट में ऑक्सीजन गेन कर रहे हैं, थोड़े अमाउंट में CO2 प्रोडक्ट फॉर्म में जो बन रहा है उसको वापस फोटोसिंथेसिस में ले रहे हैं. फिर फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन याद करो, भूल गए. फोटोसिंथेसिस में क्या हो रहा था, ऑक्सीजन वॉज अ बाय प्रोडक्ट विच वॉज फॉर्म्ड एंड दैट इज रिलीज्ड. सो दिन में कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म तो होता है रेस्पिरेशन के जरिए, पर रिलीज नहीं करता है, और ऑक्सीजन थोड़ा लेता है पर मेजॉरिटी रिलीज करते हैं बिकॉज ऑफ फोटोसिंथेसिस. तो ये अगर आप समझ गए तो काफ़ी है, यही है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स. तो दैट इज ऑल्सो डन. सो वी हैव फिनिश्ड विथ सेकेंड लाइफ प्रोसेस एंड हाफ चैप्टर. और अब इसके बाद शांति निकेतन स्टूडेंट्स के लिए सजेशन है कि वो ह्यूमन आई चैप्टर पे ध्यान दें, क्योंकि उनको कमिंग एग्जाम में ह्यूमन आई है. एंड विपक्योर और KPS स्टूडेंट्स कैन कंटिन्यू विद दिस चैप्टर, जो अब नेक्स्ट सेशन फ्राइडे के दिन होगा. तब तक मैथ्स से कंटिन्यू करेंगे. थैंक यू. यस, होमवर्क के बिना सेशन एंड कैसे करेंगे, आर्टिस्ट तो बना के छोड़ूंगा मैं आपको. ये सब डायग्राम्स लाइफ प्रोसेस के, एलिमेंट्री कैनल, रेस्पिरेटरी सिस्टम, देन हार्ट, डबल सर्कुलेशन, देन एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड नेफ्रॉन, इनमें से एक आता ही है हर साल. तो आपको प्रिपेयर रहना होगा. और ये डायग्राम बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, मैं आपको एस चंद का एक डायग्राम इमेज भेज रहा हूँ, जो आप प्रैक्टिस कीजिए और इधर तक का सारा थियरी रीड करके रखिए. थैंक यू.